क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आखिर क्यों फटा ही नहीं? वो कौन सा डर है जो राहुल गांधी को बार बार ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है? बिहार के पहले चरण में 65% वोटिंग, क्या ये सत्ता बदलने का संकेत है या सत्ता बचाने का? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महिलाओं ने मोदी नीतीश को दिया बम्पर वोट, जिसने पूरा गणित बदल दिया। क्या राहुल के कुतर्क में कोई हकीकत है या नहीं? क्या आप भी राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर यकीन करते हैं? वो कौन सा एक नेता है जिसका एनडीए में लौटना जेडीयू के लिए संजीवनी बन गया? पोस्टल बैलेट और एग्जिट पोल, राहुल गांधी के इन बचकाने तर्कों का पर्दाफाश। जिस लोकतंत्र को राहुल गांधी खोखला बता रहे हैं, उसी ने उन्हें सबसे बड़ा जवाब दिया है। आज बात नीति में हम खोलेंगे उस राजनीतिक मायाजाल की परतें जो राहुल गांधी अपने नेतृत्व को बचाने के लिए रच रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब लोकतंत्र की धड़कनें जोरों से धड़कती हैं तो सियासत का शोरगुल और मनगढ़ंत कहानियां कहां गुम हो जाती हैं? हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है, क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। बीते कुछ महीनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एक हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर रहे थे। एक ऐसा बम जो चुनाव प्रक्रिया की बुनियाद हिला देगा, एक ऐसा सच जो देश की राजनीति में भूचाल ला देगा। पहले परमाणु बम का जिक्र हुआ, फिर बात हाइड्रोजन बम पर आई, मगर सच्चाई ये है कि ये बहुचर्चित बम केवल धुआं बनकर ही रह गया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर वोट चोरी के जो आरोप लगाए, वे किसी भी जिम्मेदार मंच जैसे कि चुनाव आयोग के सामने एफिडेविट के तौर पर पेश नहीं किए गए। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी बात को महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित क्यों रखा गया? देखा जाए तो इस अभियान का उद्देश्य सच सामने लाना तो था ही नहीं। इसका असली मकसद तो चुनावी प्रक्रिया पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर संदेह की बुनियाद रखना था। ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये नैरेटिव फैलाया जा सके कि भारत का लोकतंत्र खोखला हो चुका है। इसका सीधा संबंध राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठने वाले सवालों से है। अगर वो चुनाव नहीं जिता सकते तो कम से कम ये माहौल तो बना दें कि हार उनकी नहीं बल्कि सिस्टम की हुई है। उनके सहयोगी दलों और यहाँ तक कि उनकी पार्टी के नेताओं ने भी दबे स्वर में इन आरोपों का खंडन किया है। अब जरा सोचिए, जब देश का युवा रोजगार, आर्थिक विकास और अपनी सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर सक्षम नेतृत्व की तलाश कर रहा हो, तो एक 54 वर्षीय नेता जिसने जीवन में कभी भी रोजगार नहीं किया, वो क्यों बार बार ये बचकाना कुतर्क दे रहा है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना में वो जीत रहे थे, लेकिन ईवीएम खुली तो वो हार गए? क्या ये उस बौद्धिक स्तर का परिचायक नहीं है जहां तर्कों की जगह केवल कुतर्क की इंतहा बची हो? दोस्तों, वक्त की ये परतें खोलती हैं कि राजनीति में आरोप तो आसान हैं, लेकिन साबित करना बहुत ही मुश्किल। राहुल का ये बम फुस हो गया, लेकिन उनकी पार्टी के सदस्य तक उनसे सहमत नहीं दिख रहे हैं। हरियाणा में 4 सीटों पर बीजेपी पोस्टल बैलेट की मतगणना में आगे थी, लेकिन ईवीएम में हार गई। तो क्या कांग्रेस ने वोट चोरी की है? ये बचकाने तर्क हैं।
बिहार में एसआईआर पर कांग्रेस ने शिकायत तक नहीं की, लेकिन रोना रोते हैं। उनका उद्देश्य सुधार है ही नहीं, बल्कि समाज में अराजकता पैदा करना है। 2004 और 2024 के एग्जिट पोल का हश्र ये गवाह है कि वोटिंग का ट्रेंड और अंतिम नतीजा हमेशा एक नहीं होता। फिर भी किसी हार को वोट चोरी करार देना आत्ममंथन से भागने की निशानी है। आइए वक्त की परतें खोलते हैं और आप कांग्रेस का इतिहास देखिए। इमरजेंसी के वक्त से लेकर अब तक 1977 में जनता ने इंदिरा गांधी को रायबरेली से हरा दिया। जनता ने संदेश दिया कि लक्ष्मण रेखा मत लांघो। उसके बाद से अब तक कांग्रेस में गिरावट जारी है। 1984 के बाद से आज तक कभी भी बहुमत नहीं मिला। राहुल 2004 से राजनीति में हैं, महासचिव से अध्यक्ष तक बने, लेकिन पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। गुजरात में 1990 से आज 2025 तक बीते 35 सालों में जीत का नामो निशान तक नहीं है। जरा सोचिए, क्या ये सब बदकिस्मती है या नेतृत्व की कमजोरी? अब 2024 लोकसभा में एनडीए को 240 सीटें मिली, लेकिन मोदी सरकार अब भी वैसी ही मजबूत है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी, लेकिन कांग्रेस की बेचैनी भी बढ़ती चली गई। अब आइए बिहार चुनाव की तरफ मुड़ते हैं। ठीक इसी समय जब ईवीएम पर राहुल गांधी का शोर चल रहा था, बिहार में लोकतंत्र का असली त्योहार मनाया जा रहा था। जहां पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65% वोटिंग हुई। ये बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग है। क्या ये सत्ता परिवर्तन की लहर है या एनडीए की वापसी का संकेत? पिछले चुनाव में इन सीटों पर आरजेडी 42, बीजेपी 32, जेडीयू 23 पर थी, लेकिन इस बार वोटिंग 7 से 8% बढ़ी है। इतिहास बताता है कि वोटिंग में 5% से ज़्यादा बढ़ोतरी अक्सर सत्ता बदलती है, लेकिन 2010 में भी नीतीश और बीजेपी ने मिलकर रिकॉर्ड बनाया था। महिलाओं का वोटर टर्नआउट 8% से ज़्यादा था। वो घरों से बाहर निकली थीं, सुरक्षा, सुशासन और योजनाओं के लिए। बिहार में इस बम्पर वोटिंग का सबसे बड़ा फैक्टर बनी महिलाएं। पिछले चुनाव के मुकाबले महिला वोटरों का प्रतिशत लगभग 8% ज़्यादा बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वे सुरक्षा और सम्मान को नहीं भूलती। मोदी और नीतीश के शासन में शौचालय, डीबीटी के माध्यम से मिली आर्थिक मदद और सबसे अहम, शराबबंदी के बाद मिली घर की शांति और बाहर की सुरक्षा। नरेंद्र मोदी का शौचालय देना या नीतीश कुमार का महिला सुरक्षा पर जोर, ये सब ज़मीनी हकीकत हैं। ये वोट किसी जाति या हाइड्रोजन बम के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी और अपनी बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए पड़ा है। गांव की महिलाएं आज भी ये नहीं भूलती कि पहले शौच के लिए उन्हें बाहर जाना कितना असुरक्षित था। देखिए, कहानी में ट्विस्ट आता है 2020 में। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने जेडीयू को 33 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। चिराग ने नीतीश के वोट काट दिए, लेकिन इस बार तो एलजेपी भी एनडीए में शामिल है, तो स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है। लोग कहते हैं कि 15 से 20 सीटें ज़्यादा आ सकती हैं। अब जहां तक चुनावी गणित का सवाल है, बिहार में पिछली बार आरजेडी महागठबंधन ने इन 121 सीटों पर बढ़त बनाई थी, मगर इस बार समीकरण बदल चुके हैं। एनडीए को सबसे बड़ी राहत चिराग पासवान के खेमे में वापस आने से मिली है। पिछली बार एलजेपी ने वोट कटुआ बनकर जेडीयू को लगभग 33 सीटों पर भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार चिराग पासवान का एनडीए के साथ रहना सीधे सीधे जेडीयू के नुकसान को कम कर रहा है और एनडीए के सीटों में इजाफा कर रहा है। इसीलिए शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं कि पहले चरण का मतदान एनडीए के लिए बम्पर फायदे का संकेत है, क्योंकि ये जंगल राज की वापसी के खतरे के खिलाफ एक सामूहिक फैसला है। नीतीश के खिलाफ वैसे भी कोई बड़ा एंटी इंकम्बेंसी नहीं है।
तेजस्वी कहते हैं कि एनडीए बाहर से वोटर्स ला रही है, लेकिन अगर मुद्दा बिहार से पलायन का है तो वो बाहर से आए वोटर क्यों उसी सरकार को वोट देंगे जिसके कारण उन्हें बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागना पड़ा। राहुल गांधी अभी भी वोट चोरी पर अड़े हैं। उनका कहना है कि मोदी वोटों की चोरी करके ही पीएम बने हैं, लेकिन पहले चरण की वोटिंग का फीडबैक ये कहता है कि पहले चरण में ही एनडीए को 70 से 75 सीटें आने का अनुमान है, जिसकी वजह है महिलाओं की बम्पर वोटिंग। दोस्तों, राहुल गांधी का ये वोट चोरी का अभियान इसलिए भी चलता रहेगा क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प है ही नहीं। अगर वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं तो पार्टी के अंदर से उनकी क्षमता और नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। G23 जैसे समूह फिर से सक्रिय हो सकते हैं। इसीलिए पार्टी को बर्बाद करने की कीमत पर भी वो ये मायाजाल रचते रहेंगे, केवल अपने ऊपर से हार का ठीकरा हटाने के लिए। उनकी मजबूरी ये है कि पार्टी का कंट्रोल हाथ से जाने का मतलब है कि परिवार के लिए सत्ता का जाना। दोस्तों, मेरा ये स्पष्ट विचार है कि लोकतंत्र नैरेटिव से नहीं बल्कि नागरिकों की भागीदारी से चलता है। बिहार की बम्पर वोटिंग ने ये दिखा दिया कि मतदाता अब इतने परिपक्व हैं कि वे भावनात्मक नारों या कुतर्कों के बजाय जमीन पर मिले सुरक्षा और विकास के आधार पर अपना फैसला करते हैं। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम इसलिए भी फुस हुआ क्योंकि भारतीय लोकतंत्र का आधार इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसे राजनीतिक ड्रामे से नहीं हिलाया जा सकता। आपका इस विषय पर क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।